हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट हूं और मैं गुजरात के वलसाड़ और वापी ज़िले में प्रैक्टिस करता हूं। आज मैं आपसे बात करूंगा एक इंपॉर्टेंट और क्लिनिकली रिलेवेंट टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के बारे में, यानी हार्ट के छेदों में जो होते हैं, हार्ट में तरह तरह के जो छेद होते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉमन तरीके का जो छेद होता है जिसको वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट बोलते हैं, यानी हार्ट के दो वेंट्रिकल्स के बीच में एक छेद या एक कैविटी या एक खांचा बन जाता है जिसकी वजह से ब्लड का मिक्सिंग होता है। इस बारे में हम बात करेंगे ये किस तरह की बीमारी है, क्या इसके प्लस माइनसेस होते हैं, क्या इसमें दिक्कतें आती है, किस एज पे इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, किस तरह के सिम्टम्स पेशेंट को होते हैं और किस तरह के किस एज पर इसको पेशेंट को डिटेक्ट हो जाना चाहिए, ट्रीटमेंट हो जाना चाहिए। इस सब बारे में हम बात करेंगे। ट्रीटमेंट के क्या ऑप्शंस है उस बारे में बात करेंगे, दवाइयों के क्या ऑप्शंस हैं, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। आई होप कि इस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट और क्लिनिकली रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आपके लिए अवेलेबल कर पाऊँ, ताकि आपको इस बीमारी के संदर्भ में पूरी जानकारी मिल जाए और आपको इस बीमारी को समझने और मैनेज करने में थोड़ी मदद मिले। मेरी टॉपिक और मेरे चैनल का बेसिक पर्पज़ ये है कि हार्ट और हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लाना चाहता हूं। तो जो लोग चैनल पे मेरे नए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी नया वीडियो हेल्थ रिलेटेड, हार्ट रिलेटेड जब भी मैं अपलोड करूं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको देख के उसका फ़ायदा ले सकें। तो आते हैं आज के टॉपिक के बारे में। बेसिकली आज का टॉपिक है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ये जन्मजात विकृतियों में से सबसे कॉमन है। बेसिकली जन्मजात विकृतियों का मतलब ये है कि जब हार्ट डेवलप होता है तो मल्टीपल सेगमेंट्स आपस में आके जुड़ते हैं। एक जगह पे हार्ट बन के उसका साइज बढ़ जाता है, वैसा नहीं होता। मल्टीपल सेगमेंट्स आके जुड़ते हैं और जब ये हार्ट आपस में जुड़ते हैं, माँ के पेट में जब बच्चा होता है उस टाइम पे जब ये सेगमेंट जुड़ते हैं तो कई बार उस कोई बीमारी की वजह से या कोई टॉक्सिन्स की वजह से या किन्हीं कारणों से कभी कभार ये इनका जो मिलने का पैटर्न है वो अब नॉर्मल अगर हो जाए तो ये सेगमेंट्स आपस में नहीं जुड़ पाते हैं, कोई इसमें गैप रह सकता है। अगर वो गैप रह जाए एट्रिया के लेवल पे, यानी राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में अगर गैप हो तो उसको एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट बोलते हैं। उसके बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो किया जो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। अगर वो गैप दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में रह जाए, जिसे राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में हो जाए तो उसे वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट बोलते हैं। और अगर दोनों बड़ी मेन आर्टरिया जैसे एट्रिया एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में अगर गैप रह जाए तो उसे पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस बोलते हैं। तो ये 3-4 तरह के कॉमन डिफेक्ट्स हैं। हर लेवल पर गैप का जो इंपॉर्टेंस होता है वो अलग होता है और उसका ट्रीटमेंट पैटर्न अलग होता है, उसके सर्जिकल पैटर्न्स अलग होते हैं, इसलिए इनको अलग से समझना ज़रूरी है। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट को हमने ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस किया है। आज हम बात करेंगे वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के बारे में। इसमें बेसिकली जो अगर गैप होता है तो उस गैप के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड राइट वेंट्रिकल में शंट होने लगता है और एक्सेस ब्लड जो है वो उस छेद के माध्यम से राइट साइड में के सर्कुलेशन को फ्लड करने लगता है। होता ये है कि जब हार्ट नॉर्मली ब्लड को आगे पुश करना चाहिए तो उस कैविटी में कोई गैप नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा चैनल नहीं होना चाहिए जैसे ब्लड लीक हो सके। लेकिन जब हार्ट स्ट्रांगली लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप आउट करता है और अगर ऐसा छेद हो तो थोड़ा ब्लड आगे जाने के बदले वो राइट वेंट्रिकल की तरफ चला जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल के कंपेरिजन में थोड़ा लो रहता है और नॉर्मली कोई भी फ्लूइड या कोई भी तरल पदार्थ का टेंडेंसी ये रहता है कि वो हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की तरफ जाता है। तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ये हाई प्रेशर में ब्लड इजेक्ट होके एओर्टा में यानी बड़ी नली में जाने के बदले लीक होके राइट वेंट्रिकल में चला जाता है और राइट वेंट्रिकल में ब्लड डबल जितना अमाउंट है उतना पहुंचने लगता है। यानी राइट वेंट्रिकल ऑलरेडी बाकी शरीर से अशुद्ध ब्लड लेके उसको लंग्स में पंप करने का उसका काम रहता है, लेकिन लेफ्ट साइड से ये शुद्ध ब्लड जो कि पूरे शरीर में पंप आउट होना चाहिए वो गलत जगह में जाके राइट वेंट्रिकल में वापस चला जाने लगता है और राइट वेंट्रिकल में शुद्ध और अशुद्ध ब्लड का मिश्रण होने लगता है। इसकी वजह से राइट वेंट्रिकल ओवरलोडेड हो जाता है और जितने बड़े साइज का छेद है उतना ज़्यादा ब्लड का मिक्सिंग होता है। अगर छोटा छेद है तो वो थोड़ा सा ब्लड मिक्स करेगा, जितना बड़ा छेद है वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड राइट वेंट्रिकल में लीक करेगा और वो एक्सेसिव ब्लड जब पल्मोनरी सर्कुलेशन में जाएगा तो वहाँ की सर्कुलेशन या वहाँ के जो नलियाँ हैं उसमें भी ब्लड ओवरफ्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से बच्चे को प्रॉब्लम आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट साइड के प्रेशर्स बढ़ जाते हैं, राइट साइड का फेलियर का चांसेस बढ़ जाता है और इस तरह के सिम्टम्स आने चालू हो जाते हैं। बेसिकली हार्ट की जो ये छेद की बीमारियाँ हैं वो अलग अलग कॉम्बिनेशंस में डेवलप हो सकती है। इनको दो तरह के कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ए साइनोटिक कंजाइटल हार्ट डिजीज और एक साइनोटिक कंजाइटल हार्ट डिजीज। ए साइनोटिक यानी कि जब ब्लड का सर्कुलेशन लेफ्ट से राइट को जाता है, यानी शुद्ध ब्लड अशुद्ध में मिल जाता है तो उसमें बॉडी नीली नहीं पड़ती है, बॉडी का सैचुरेशन कम नहीं होता है, तो उसे ए साइनोटिक कंजाइटल हार्ट डिजीज बोलते हैं। इस तरह के छेदों में ट्रीटमेंट करना कंपैरेटिवली आसान होता है। एक साइनोटिक कंजाइटल हार्ट डिजीज होता है जिसमें ब्लड राइट से लेफ्ट में जाता है, यानी अशुद्ध ब्लड राइट साइड वाला जो है लेफ्ट के सर्कुलेशन में पंप हो जाता है तो बॉडी का सैचुरेशन ड्रॉप होता है। जब आप पल्स ऑक्सीमीटर से सैचुरेशन को चेक करते हैं तो ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप मिलता है और बॉडी थोड़ी जल्दी नीली पड़ जाती है, तो उसको
साइनोटिक कंजाइटिल डिजीज बोलते हैं, ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड बीमारियां होती हैं और कंपेरेटिवली इनका ट्रीटमेंट ए साइनोटिक कंजाइटिल डिजीज से थोड़ा मुश्किल होता है। जब लेफ्ट साइड का सर्कुलेशन का ब्लड राइट में जाता है और राइट साइड के प्रेशर्स बहुत बढ़ा देता है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि राइट साइड का प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि वो ब्लड लेफ्ट से राइट के आने के बदले राइट से लेफ्ट आना चालू हो जाए। इसको आइजेनमेंगर सिंड्रोम बोलते हैं। ये बीमारी होने के कुछ सालों बाद होता है कि जितना बड़ा छेद होता है उसके हिसाब से उतना जल्दी होता है। जिन लोगों को बहुत बड़ा छेद हो उनको 2-4 साल में भी डेवलप हो सकता है, जिनमें छोटा छेद हो उसमें थोड़ा कंपेरेटिवली बहुत साल बाद भी हो या ना भी हो, वैसा भी हो सकता है। कितना बड़ा छेद है और कितना प्रेशर ट्रांसमिट हो रहा है उसके हिसाब से डिपेंड करता है। और एक बार अगर ये हो गया तो फिर पेशेंट को सर्जरी दोबारा पॉसिबल नहीं होती, और उस टाइम पे अगर हम सर्जरी अगर करते भी हैं और पेशेंट को अगर आइजेनमेंगर सिंड्रोम हो गया है यानी शंटिंग राइट टू लेफ्ट चालू हो गया है, तो उसके बाद सर्जरी करने से फ़ायदा नहीं होता, उल्टा नुकसान भी हो सकता है। सर्जरी के बाद पेशेंट की तुरंत मृत्यु भी हो सकती है। तो इसलिए जब भी ये ब्लड का मिक्सिंग होता है तो ये प्रेशर्स का डिफरेंस कितना है, छेद का साइज़ कैसा है, उसके ट्रीटमेंट का पैटर्न्स कैसा है, पेशेंट को सिम्टम कैसा है, सैचुरेशन कैसा है, एक्सरे का पिक्चर कैसा है, इको का पिक्चर कैसा है, इन सब पैरामीटर्स को देख के ही ट्रीटमेंट का डिसीजन लिया जाता है कि इसमें कौन सा तरह का ट्रीटमेंट सबसे बेस्ट सूटेबल होगा। कर भी सकते हैं कि नहीं, ये भी डिसाइड इसलिए इसी तरह से होता है। और एक चीज़ आप मान के चलिए कि इस तरह के डिफेक्ट्स को जल्दी ट्रीट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एट्रल सेप्टल डिफेक्ट कंपैरेटिवली आपको ज़्यादा टाइम दे देता है, उसमें 20-30 साल की एज के बाद भी अगर आप ट्रीट करते हैं तो लंग्स पूरी तरह डैमेज नहीं होता, आइजेनमेंगर सिंड्रोम डेवलप नहीं होता, इसलिए पेशेंट को आपको टाइम मिल जाता है ट्रीटमेंट करने को। जबकि वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में क्योंकि ब्लड बहुत ज़्यादा अमाउंट में पंप इन होता है राइट सर्कुलेशन में, इसलिए सर्कुलेशन जल्दी डैमेज हो जाता है, आइजेनमेंगर जल्दी हो जाता है। इसकी वजह से आपको सर्जरी 2-4 साल की एज तक मैक्सिमम करनी पड़ती है। जितना लेट होता जाएगा उतना सर्कुलेशन परमानेंटली डैमेज हो जाएगा और ट्रीटमेंट का फ़ायदा और कम होते जाएगा। तो सर्जरी जितना जल्दी हो ऐसे केस में उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। अब बात करेंगे को डिटेक्ट कैसे करते हैं। ज़्यादातर केसेस में स्कूल हेल्थ चेकअप में या बच्चे को अगर कोई सिम्टम हो तो स्टेथोस्कोप से जब हम ऑस्कल्टेट करते हैं तो एक लाउड साउंड आता है, उस साउंड के बेसिस पे हम डिटेक्ट करते हैं। उसके बाद जब हम इकोकार्डियोग्राफी करते हैं, ईसीजी करते हैं, तो हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि छेद कितना बड़ा है, किस साइज़ का है। बेसिकली इकोकार्डियोग्राफी हार्ट का एक अल्ट्रासाउंड है जिसमें अल्ट्रासाउंड की बीम हम हार्ट में पास करते हैं, उसके रिफ्लेक्टेड वेव्स को डिटेक्ट करते हैं और उससे मशीन पर एक फ़ोटो आ जाती है कि कितना कैसा पैरामीटर्स है, चेंबर का साइज़ कैसा है और डिफेक्ट में कितना बड़ा है। उसमें ब्लड सर्कुलेशन भी कितना जा रहा है छेद के थ्रू, वो भी हम असेस कर सकते हैं। और ऑपरेशन की फिजिबिलिटी है या नहीं, ब्लड सर्कुलेशन बहुत कम है, बहुत ज़्यादा है, किस डिफेक्ट का किस साइज़ में किस पोजीशन में डिफेक्ट है, सब चीज़ें हमें पता चल जाती है। तो सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल इसको असेसमेंट करने के लिए इकोकार्डियोग्राफी ही है। अगर किसी पेशेंट को इस तरह का डाउट का बीमारी का सस्पेशन हो रहा है तो इकोकार्डियोग्राफी डेफिनेटली करना चाहिए। इसके अलावा आप ईसीजी में भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ईसीजी में एग्जैक्टली छेद का पैरामीटर तो नहीं मिलेगा, लेकिन छेद की वजह से अगर चेंबर का डायलेशन होता है तो मिल सकता है। एक्सरे में अगर हार्ट का साइज़ बढ़ गया हो और लंग सर्कुलेशन में ज़्यादा फ्लूइड आ गया हो तो वो भी पता चल सकता है। इसके अलावा कभी कभी जब बच्चा बहुत लेट आता है और ऑपरेशन की ज़रूरत है या नहीं, कर सकते हैं कि नहीं, वो असेसमेंट करने के लिए एक एंजियोग्राफी जैसा टेस्ट भी करते हैं जिसको कैथ स्टडी बोलते हैं। उसमें हम एग्जैक्टली हार्ट के नलियों के अंदर कैथेटर डाल के उसका सैचुरेशन और प्रेशर डिफरेंस को असेसमेंट करते हैं कि ऑपरेशन पॉसिबल है या नहीं। वो बेसिकली इंपॉर्टेंट टूल है असेसमेंट करने के लिए कि कहाँ ऑपरेशन कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते। अगर कैथ स्टडी में ऐसा आ गया कि पेशेंट का ऑपरेशन नहीं कर सकते तो फिर वैसे केस में ऑपरेशन करना डेंजरस हो सकता है और वैसे पेशेंट को दवा पर ही चलाना पड़ता है। इसके अलावा कभी कभी कुछ केस में अगर छेद का पोजीशन कुछ अजीब हो या पल्मोनरी सर्कुलेशन में कुछ प्रॉब्लम हो तो एडिशनल कुछ इश्यूज़ हो जिसको 3 डायमेंशनल असेसमेंट की ज़रूरत है तो सीटी स्कैन की ज़रूरत भी पड़ती है। क्योंकि ये वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट कई बार अकेले नहीं होता, बहुत सारे अदर डिफेक्ट्स भी इसके साथ में एसोसिएटेड होते हैं, जिसकी वजह से आपको अगर 3 डायमेंशनल पिक्चर चाहिए और हार्ट को बेटर असेसमेंट करना है, हार्ट का साइज़ का, हार्ट के आसपास के स्ट्रक्चर्स का असेसमेंट करना है, सर्जन को थोड़ा कन्वीनियंस चाहिए, पल्मोनरी आर्टरी को असेस करना है, उसके साइज़ और शेप को असेस करना है, ब्लड फ्लो पैरामीटर्स को असेस करना है, तो सीटी स्कैन का प्रयोग कर सकते हैं। सीटी एंजियोग्राफी इसमें करते हैं, इससे असेसमेंट होता है। इसके सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। यूजुअली जब ब्लड लेफ़्ट से राइट में बहुत जाता है तो बहुत छोटा बच्चे को अगर बहुत ज़्यादा छेद हो, बड़ा साइज़ का हो, तो हार्ट फेलियर होने लगता है। इसकी वजह से बच्चा जब दूध पीता है तो उसको सांस फूलने लगती है। उस समय ये ऐसा होता है कि बच्चे को माथे पे बहुत पसीना आता है, दूध नहीं पी पाता, वो माँ का दूध बार बार वो छोड़ता है, बार बार सोने लगता है। ये इसको सक रेस्ट साइकिल बोलते हैं, यानी बच्चा थोड़ा दूध पिएगा, फिर थक जाएगा, सो जाएगा, फिर उठेगा, फिर थोड़ा दूध पिएगा। तो बच्चे का हार्ट और बॉडी इतना ज़्यादा कमज़ोर रहता है और इतना हार्ट फेलियर के सिम्टम्स रहते हैं कि वो दूध अच्छे से नहीं पी पाता है। अगर कोई भी माँ नोटिस करे कि बच्चा बार बार थक रहा है, माथे पे पसीना आ रहा है, दूध नहीं पी पा रहा है, तो उसको डेफिनेटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए।
इसके अलावा बच्चे को बार बार जुकाम और खांसी बार बार हो सकता है, जिसमें बार बार भर्ती करने की ज़रूरत पड़ सकती है। छोटे बच्चों में कई बार अगर बच्चे का हाइट वेट नहीं बढ़ रहा है, बॉडी वेट नहीं बढ़ रहा है, तो भी उनको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और अगर बच्चे को बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, जिसके लिए साल में 2 से 3 बार बच्चे को हॉस्पिटल में दाखिल करने की ज़रूरत पड़ रही है, जिसमें लंग्स में इन्फेक्शन हो रहा है, सिंपल खांसी जुकाम की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर लंग्स में इन्फेक्शन हो रहा है बच्चे को, तो इसका मतलब कि छेद के लिए उनको इवैल्यूएट करना चाहिए, कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, इको करवाना चाहिए, तो उसमें कंफर्म हो जाएगा कि उसको छेद है या नहीं। ऐसे लोगों का एटलीस्ट कार्डियक असेसमेंट होना चाहिए। सिंपल आप स्टेथो से भी सुने तो आपको थोड़ा असेसमेंट तो हो जाएगा, इको ज़रूरत है या नहीं उतना पता तो चल जाएगा, पर हाँ स्टेथो की रिलायबिलिटी उतनी नहीं है। इको इज़ द बेस्ट टूल टू असेस। कुछ छेद का ऐसा होता है कि कई बार वो बहुत लेट पिकअप होते हैं, बहुत सालों के बाद डिटेक्ट होते हैं, तो वैसे केस में हार्ट पे परमानेंटली डैमेज हो चुका होता है। वैसे केसेस में यूजुअली व्यक्ति को चलने फिरने में सांस फूलना, छाती में घबराहट होना, और अगर आइजनमेंगर सिंड्रोम हो गया है तो फिर बॉडी नीली पड़ना भी चालू हो जाती है, हाथ पाँव की जो उंगलियां हैं वो फूल जाती है, उसको क्लबिंग बोलते हैं। ये सब साइंस देखने को मिलता है। ऐसे केसेस में कई बार ऑपरेशन फीजिबल नहीं होता और दवा पर चलाना पड़ता है। वैसे केसेस में यूजुअली ऑपरेशन करने से फ़ायदा होने के बदले कई बार नुकसान भी हो जाता है। बात करेंगे वीएसडी छेद का प्रेगनेंसी में। यूजली अगर छेद का साइज़ बहुत बड़ा है और राइट साइड के प्रेशर्स बहुत बड़े हुए हैं तो प्रेगनेंसी प्लान नहीं करना चाहिए। हार्ट फेलियर का साइंस बढ़ सकता है, चांसेस बढ़ सकते हैं, पेशेंट को प्रेगनेंसी में मृत्यु का चांस भी बढ़ सकता है। अगर छोटे साइज़ का छेद है तो यूजली इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा और प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। बहुत छोटे साइज़ का है तो आइडियली इसको प्रेगनेंसी के दौरान ट्रीट नहीं कर सकते, प्रेगनेंसी से पहले या प्रेगनेंसी के बाद में इसको ट्रीट करें तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी सब पैरामीटर्स का ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर छोटा छेद हो तो प्रेगनेंसी को इतना अफेक्ट नहीं करेगा, बड़ा छेद हो तो प्रेगनेंसी को अफेक्ट कर सकता है, और ऐसे लोगों में डॉक्टर से डिस्कस करके ही प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए, नहीं तो नहीं करनी चाहिए। अब बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के लिए। दवाइयों से ये ट्रीटेबल नहीं है। बचपन में जब बच्चे को सांस बहुत ज़्यादा फूलती है, बच्चा बहुत छोटा होता है, तो पेशाब बढ़ाने वाली दवाई और हार्ट की ताकत बढ़ाने वाली दवाई उनको दी जाती है ताकि बच्चे को थोड़ा टाइम मिल जाए हमें ऑपरेशन करने के लिए। जब बच्चा बहुत छोटा होता है और उसका वेट 10 किलो से कम होता है तो उस समय सर्जरी के रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आते हैं, तो इसलिए हम वैसे केस में थोड़ा वेट करते हैं कि सर्जरी 2-4 साल का बच्चा हो जाए उसके बाद करें। पर इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि अगर हार्ट फेलियर बहुत ज़्यादा है तो कई बार बच्चे का वेट बढ़ता ही नहीं है, तो वैसे केस में आपको रिस्क लेके सर्जरी करनी पड़ती है। या अगर छेद बहुत बड़ा साइज़ का हो तो वैसे केस में भी सर्जरी करनी पड़ती है। पर ऑब्वियसली जितना जल्दी आप सर्जरी करेंगे और बॉडी वेट जितना कम होगा उतना बच्चे का टॉलरेट करने का चांस काफ़ी कम रहेगा, क्योंकि जितना बड़ी सर्जरी है उस हिसाब से अगर बच्चे का वेट कम रहेगा तो मृत्यु का चांस ज़्यादा रहता है। तो आइडियल टाइम ये है कि बच्चे का वजन 10 किलो तक हो जाए तो उसके बाद आप सर्जरी कर सकते हैं, और उसमें भी ऐसे सेंटर पे करना चाहिए जहाँ सर्जन पीडियाट्रिक यानी बच्चों वाली हार्ट की सर्जरीज करने में एक्सपीरियंस्ड हो और उसकी टीम काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हो, क्योंकि इस तरह के केसेस में ऑपरेशन के बाद का कोर्स बहुत डेंजरस हो सकता है और उसमें कई बार सर्जरी सक्सेसफुल हो भी जाए लेकिन ऑपरेशन के बाद बच्चा कई बार मर जाता है। तो इसलिए ऐसे सेंटर पे इस ऑपरेशन कराना चाहिए जहां कंजेनाइटल हार्ट डिजीज की सर्जरी के लिए सर्जन इक्विप्ड हो और उनकी टीम ट्रेंड हो तो ही करना चाहिए, नहीं तो सर्जिकल रिजल्ट्स कई बार उतने अच्छे नहीं आते हैं। बहुत छोटे साइज़ का छेद हो तो 3 साल की या 4 साल तक की एज तक वो अपने आप बंद हो सकता है। इसमें लेकिन मान के चलिए कि 3-4 मिलीमीटर से छोटा छेद होगा तो ही बंद होगा। अगर किसी को 7-8 मिलीमीटर से बड़ा छेद है तो वो अपने आप यूजली बंद नहीं होता और वैसे केस में यूजली सर्जरी लगती है। ज़्यादातर सर्जरी जो है 7-8 साल की एज तक मैक्सिमम कर देना चाहिए, जितना जल्दी करे उतना अच्छा। बहुत लेट सर्जरी करने में कई बार डेंजरस भी हो सकता है, और बच्चा अगर राइट साइड का लंग परमानेंटली डैमेज हो गया, राइट साइड का लंग का सर्कुलेशन परमानेंटली अगर डैमेज हो गया तो फिर सर्जरी के रिजल्ट्स उतने अच्छे ना आए, ऐसा हो सकता है। ज़्यादातर ये जो VSD वाला शंट है वो यूजुअली बॉडी उसमें नीली नहीं पड़ती है, तो इसलिए ये एसाइनोटिक कंजाइटल हार्ट डिजीज की कैटेगरी में आता है। इसमें सर्जरी के रिजल्ट्स कंपैरेटिवली बेटर आते हैं, एक बार सर्जरी हो गई तो दोबारा दिक्कत नहीं आती। कुछ केसेस में जहां सर्जरी फिजिबल नहीं होती है वहाँ डिवाइस या बटन करके भी छेद को बंद किया जा सकता है, पर इसमें कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस के छेदों को ही बटन द्वारा बंद किया जा सकता है। हर छेद बटन वाला ऑपरेशन के लिए फिजिबल नहीं होता है। इकोकार्डियोग्राफी करके डॉक्टर आपको बेटर बता पाएंगे कि वो छेद बटन द्वारा क्लोज करने के लिए फिजिबल है या नहीं, पर 100 में से 40-50% केसेस को डिवाइस द्वारा बंद किया जा सकता है। इसको डिवाइस क्लोजर बोलते हैं। खर्चा दोनों में लगभग सिमिलर आता है, सर्जरी में भी लगभग 1-1.5 लाख जैसा खर्चा आता है, 1.5 लाख जैसा, और डिवाइस में भी लगभग उतना ही खर्चा आता है। काफ़ी स्टेट हेल्थ स्कीम्स और गवर्नमेंट के जो कार्ड्स वगैरह उसमें भी ये तरह की सर्जरीज कवर्ड रहती हैं, तो जो लोग पैसे के मामले में उतना अफोर्ड नहीं कर सकते वो स्टेट हेल्थ स्कीम्स का भी सहायता ले सकते हैं, और गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स हैं जिससे मुफ्त इस तरह की बीमारियों में ऑपरेशन करके ठीक किया जा सकता है। सही समय पर अगर ऑपरेशन हो जाए तो बच्चे को उसके बाद दोबारा तकलीफ आने का चांस काफ़ी कम है, लेकिन हाँ अगर इसमें लेट हो जाए और एक बार लंग का सर्कुलेशन डैमेज हो जाए तो फिर रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आते हैं।
सारे स्टेजेस को सर्जरी द्वारा नहीं ट्रीट कर सकते। सर्जरी में कितना प्रेशर्स वगैरह है, सर्जरी के लिए फिजिबिलिटी है या नहीं, और काफ़ी पैरामीटर्स को असेसमेंट करके डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं कि सर्जरी कर सकते हैं या नहीं। यूजुअली बहुत ज़्यादा सीवियर अगर फेलियर हो और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड अगर कंडीशन हो तो जन्म के 2-4 महीने के अंदर भी सर्जरी करना पड़ता है, पर उसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। 10 किलो का वजन बच्चे का हो जाए उसके बाद सर्जरी करने से रिजल्ट थोड़े बेटर आते हैं। एक बार सर्जरी हो गई तो उसके बाद हार्ट का साइज़ जो बड़ा हुआ था वो भी बेटर हो जाता है, फेलियर के सिम्टम्स भी अच्छे हो जाते हैं, और हार्ट में जो डैमेज हुआ है वो भी काफ़ी हद तक रिवर्स हो जाता है। सर्जरी होने के बाद दोबारा इसका रिकरेंस नहीं होता, दोबारा से वापस ये खुल नहीं जाता, अनलेस सर्जरी में सूचरिंग प्रॉपर ना हुई और वहाँ से कोई गैप हो जाए तो वो अलग बात है। पर अदरवाइज सर्जरी एक बार हो जाए तो उसमें दिक्कत नहीं आती, नॉर्मल लाइफ व्यक्ति की हो जाती है। सर्जरी के जैसे रूटीन हार्ट सर्जरीज में होता है कि 5-7 दिन पेशेंट हॉस्पिटल में रहता है, 2-3 दिन आईसीयू में रहता है, 1 महीने के बाद अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ चालू कर सकता है। तो इसमें सर्जरी के बाद लॉन्ग टर्म कोई बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस की ज़रूरत नहीं है, और ज़्यादातर केस में कुछ हार्ट फेलियर की मेडिसिन थोड़े टाइम तक चलती हैं और उसके बाद अगर पंप फंक्शन अच्छा हो जाए तो कुछ सालों के बाद उन दवाइयों को बंद कर सकते हैं। पर दवाइयाँ चालू रखनी है या बंद रखनी है उसका डिसीजन आपके डॉक्टर को और कार्डियोलॉजिस्ट को डिस्कस करके आपको लेना चाहिए। अपने आप दवाइयाँ बंद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि छेद बंद भले हो जाए लेकिन उसके साथ जो एसोसिएटेड हार्ट फेलियर है और हार्ट का जो डैमेज हो चुका है वो पूरी तरह से सर्जरी से भी ठीक नहीं होता, उसको दवाइयों पर ही मैनेज करना पड़ता है। तो दवा चालू रखनी है या नहीं वो डिसीजन आपका कार्डियोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स उसको देख के डिसाइड करते हैं। सर्जरी के अलावा इसमें डिवाइस क्लोजर जो मैंने बोला वो कर सकते हैं। दवाइयों से ये छेद अपने आप बंद नहीं होगा, इसको बंद करने की कोई दवा या ऐसी गोली नहीं आती है। दवाई गोली का पर्पस खाली बस ये है कि फेलियर के सिम्टम्स को करेक्ट करता है और आपको सांस फूलने की प्रॉब्लम, बच्चे का हाइट वेट बढ़ने का जो प्रॉब्लम है वो सब चीज़ों में थोड़ा फ़ायदा मिल सकता है। पर सिर्फ दवाई की वजह से अगर छेद बंद हो जाए इसका चांसेस काफ़ी कम है और उससे यूजुअली सक्सेस रेशियो उतना नहीं मिलता है। लास्ट में हम बात करेंगे टॉपिक कॉमन लोकल इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट काफ़ी कॉमन बीमारी है और ज़्यादातर लोग को इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ये बीमारी जो है इजीली ट्रीटेबल है अगर सही समय पर सही ट्रीटमेंट किया जाए। अगर लोग को इस बारे में आइडिया होगा और उस बारे में वो सही डॉक्टर से सही समय पर कंसल्ट करेंगे और ट्रीटमेंट करेंगे तो दोबारा तकलीफ नहीं आएगी। पर अगर लापरवाही करेंगे और बच्चे को बिना ट्रीटमेंट के अगर छोड़ देंगे तो फिर एक बार बच्चा हार्ट फेलियर में चला गया तो फिर रिकवर नहीं होता है। तो इसलिए आपको या आइजेनमेंगर में चला गया तो भी रिकवर नहीं होता है। तो इसलिए सही समय पर बीमारी की जानकारी अगर आपको हो और आप उसको सही तरह से ट्रीटमेंट करें तो बीमारी ट्रीटेबल है। लापरवाही करेंगे, कंडीशन में ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर कंडीशन बिगड़ेगा। मेरे चैनल का बेसिक पर्पज़ ये है कि हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड साइंटिफिकली करेक्ट और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मैं लोगों के लिए इजीली एक्सेसिबल करता हूँ, ताकि इस बीमारी के बारे में उनको आइडिया रहे और वो बीमारी को अच्छे से मैनेज कर सके, समझ सके। इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए उनको जगह जगह भटकना नहीं पड़े, अपने डॉक्टर्स और फ्रेंड्स और गूगल पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। डॉक्टर्स कई बार टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से सारी चीज़ें नहीं बता पाते हैं। फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिली हुई इन्फॉर्मेशन और गूगल से मिली हुई इन्फॉर्मेशन कई बार आधी सही आधी गलत होती है, जिसको फॉलो करने से कई बार फ़ायदा होने के बदले नुकसान भी हो जाता है और पेशेंट का ट्रीटमेंट प्रॉपरली नहीं हो पाता है। तो अगर आपको चैनल का हमारे कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपके कोई दोस्त या फ्रेंड्स इस तरह की बीमारियों से पीड़ित है और आप चाहते हैं, आपको लगता है कि इस तरह के कंटेंट से उनको फ़ायदा मिलेगा, तो उसका कंटेंट उनके साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस तरह के कंटेंट से फ़ायदा ले सके। और यदि आपको लगता है कि फ्यूचर में कुछ टॉपिक्स पर हमें अपने चैनल पर बात करनी चाहिए तो उसके बारे में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमें बताएं, ताकि फ्यूचर में उन टॉपिक्स को हम अपने वीडियोज़ में कवर कर सकें। सो दिस इज डॉक्टर नवीन अग्रवाल एंड आई साइन यू ऑफ एंड आई थैंक यू ऑल कि आपने पेशेंटली मेरे टॉपिक को सुना और समझा। एंड आई होप कि आपको इंपॉर्टेंट और क्लिनिकली रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन इस बारे में मिली होगी और आपको बीमारी को समझने में थोड़ी मदद मिली होगी। ये बीमारी थोड़ी सी रेयर है, इतनी कॉमन नहीं है, इसलिए काफ़ी लोगों के लिए रेलेवेंट नहीं होगा ये टॉपिक। लेकिन हाँ, अगर किसी को हार्ट के छेदों के बारे में समझना है या उनको या उनके नियर एंड डियर वंस को किस तरह का बीमारी है तो आपको इस वीडियो से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इस तरह के साइंटिफिकली करेक्ट और यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।